वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने आपके सामने आप लोग का सीरीज नंबर 3 लेके आऊँ जो कि फ्रेंड गणित और विज्ञान का होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है। यदि p बराबर फ्रेंड 3 यानी कि 999 दिया है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन करना। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए मैं आप लोग को एक तरीका के अनुसार बताऊं। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी को p से। तो यहाँ p को अगर p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होगा p क्यू होगा, उसी पे यहाँ पे पी से गुना किया तो पी स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लोग किया तो 3p आ जाएगा +1। अगर फ्रेंड्स आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कुल यहाँ पे कितना टर्म जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 टर्म जा रहा है, यानी कि इसका क्या होगा आप लोग का इसका जो पावर में जो है यानी क्यूब में आएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसे आप लोग देखिए तो p+1 का ये क्यूब दिया है। क्या दिया है? p+1 का क्यूब दिया। चलिए अब इसी के हिसाब से मैं आप लोग के बीच में सॉल्व करा। देखिए सबसे पहले p+1 का क्यूब कर देंगे। क्लियर है? अब इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता 1/3 होता है। इसे कैंसिल कीजिएगा तो क्या आएगा? p+1 आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले p का वैल्यू क्या दिया 999 दिया है, और हम लोग 1 इसमें ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली आप लोग के बीच में आंसर जो आएगा 1000 आएगा। यानी राइट आंसर क्या होगा? नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यदि x/y बराबर 2/3 है तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन करना आप लोग को। इस सॉल्यूशन का सबसे पहले इस कैटेगरी का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है केवल। देखिए 3 में पुट कर दिए, एक्स के पे होपफुली देख सकते हैं 2 लिख रहा +2। ये वाई के पे हम लोग क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। फिर सॉल्यूशन कर दें 3 एक्स के पे अगर 2 पुट कीजिएगा माइनस ये वाई के पे ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग को 3 पुट करना। अब देखिएगा 3 2 6 +6 यानी कि 12 आ गया बाई 3 2 6 6 में से 3 गया, क्या बचेगा 3। अब इसको कैंसिल किया तो 4:1 आएगा। यानी इसका राइट आंसर आएगा 4:1, जो कि फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑप्शन नंबर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं जो कि फ्रेंड्स आप लोग का रेशनलाइजेशन दिया है। चलिए इसे मैं सॉल्व करके तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए √23 कर दीजिएंगे, फिर -√19 कीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग को बताना है √23 कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो क्या कीजिए +√19। अब क्या कीजिए देखिए अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें √23 लिखेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस। तो देखिए -19 की वही भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे फिर से √19 23 माइनस ये। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए देखिए अगर देखिए ये a माइनस बी ये भी a माइनस बी यानी a माइनस बी a माइनस, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं a माइनस बी का डायरेक्टली होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है? यानी होल स्क्वायर कर दी। अब यहाँ पे अगर फोकस करते हैं तो ये फ्रेंड्स a+b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है। और क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √23 को √23 से गुना करें केवल 23 होगा। क्लियर है? फिर माइनस होता है √19 को √19 से गुना कीजिए केवल 19 होगा। क्लियर है? अब इसी भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन जा रहा है आप लोग का चल गया। जो देखिए सबसे पहले √23 माइनस √23 माइनस √9 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले से सॉल्व करेंगे तो देखिए a स्क्वायर यानी √23 का स्क्वायर √23 होगा, केवल 23 होगा, प्लस b स्क्वायर कर दिया -2ab। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग के सामने ये डायरेक्टली किया हूँ। क्लियर है? वहाँ पे 23 में से 19 जाए क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यही यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है। तो 23 और 19 कितना था 42 हो गया माइनस। इसे अगर सॉल्व किए तो मैं इसको डायरेक्टली वही आप लोग के सामने लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिख रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कॉमन अगर मेथड लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 अगर कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 21 माइनस √437 बच जाएगा। क्लियर है? और इसका डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 4। अगर आप लोग इसे कैंसिलेशन करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग का राइट आंसर आएगा 21 माइनस आ जाएगा √437/2। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर फोकस करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समषष्टभुज के अंतः कोणों का योग बताएं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा जब भी किसी अंतः कोणों का योगफल बोलता है किसी भी पॉलीगॉन का तो आप लोग फार्मूला इसका याद कर लीजिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अब देखिए n का वैल्यू होपफुली आप लोग को पता होगा षष्टभुज। तो षष्ठ के यहाँ पे 6 लेंगे, 6 में से 4 या 2 जाएगा क्या बचेगा 4 को हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 720 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 720 डिग्री। क्या आएगा 720 डिग्री आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। यदि एक अर्धवृत्त में एवं एक समकोणीय त्रिभुज दर्शाता है तो पी क्यू एक अर्धवृत्त का व्यास है तो संपूर्ण चित्र का परिमाप ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग ये देख लीजिए इसका आप लोगों को परिमाप निकालना। परिमाप का अर्थ ये होता है आप लोग को ऑलरेडी पता, परि यानी होता है चारों ओर माप। यानी आप लोग और यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो देखिए जहाँ से आप लोग चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए यहाँ तक गए और यहाँ तक इस चारों का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, जो आप लोग कंसेप्ट दे रहे हो सबसे पहले ध्यान रखिएगा।
अगर ये 13 है ये 5 है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्या कीजिएगा, ट्रिपलेट यूज कीजिएगा, तो ये मान लीजिए 13 है ये 5 है, होपफुली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा, यानी कि देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। इसी यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पी क्यू का वैल्यू 12 ले दिया हूँ, क्लियर है। आप लोगों को संपूर्ण चित्र का क्या निकालना, परिमाप। तो परिमाप में हम लोग क्या बोले, शुरू से स्टार्ट करते चलने के लिए, देखिए 13 आ गया, फिर क्या आप लोग ये देखिएगा 5 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप लोग इसको फोकस करते हैं, सबसे पहले अर्धवृत्त है, क्या ये अर्धवृत्त, यानी कि हम लोग पाई कर देंगे और इसका जो डायमीटर है उसका हाफ कर देंगे, यानी कि 12 का आधा क्या करेंगे 6 कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन कीजिएगा तो 18 + 6 पाई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी इजीएस्ट वे में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास किया हूँ, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि माध्यिका बराबर 20 है और प्रत्येक पदों में 2 की वृद्धि की जाती तब नई माध्यिका क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का कैटेगरी का क्वेश्चन आता है और आप लोग को बोलता नई माध्यिका, देखिए इस क्वेश्चन से आप लोगों को बोला नई माध्यिका निकालने के लिए, तो मैं आप लोग को सिंपल वे में एक ही बात बताना चाहता हूँ। आगे जो पूरा माध्यिका दिया तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं माध्यिका का वैल्यू कितना दिया 20। अब प्रत्येक पद में कितना वृद्धि करना है 2 का, तो 20 में 2 ऐड करिए कितना आएगा 22 आएगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, जो कि 22 दिया हुआ, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को लुढ़काया जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड सैंपल स्पेस क्या होता है, पासे में 1 से लेके आप लोग का 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, क्लियर है। अगर आप लोग इवेंट्स निकालना चाहते हैं तो फ्रेंड इसमें अगर देखिए सम संख्या क्या आ सकता है, देखिए सबसे पहला सम संख्या 2 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को प्रायिकता निकालना, यानी पी बराबर क्या था NE/NS, तो इसका वैल्यू कितना 3 है और टोटल वैल्यू कितना 6 है। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व किए तो 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1/2 दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त में बी पर स्पर्श रेखा ए बी है और ए सी डी कोई छेदक रेखा है, तब ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड छेदक रेखा उसे कहते हैं जो किसी दो बिंदुओं को होकर पास करती है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त लिए, क्लियर है। अब क्या बोले, एक यदि एक वृत्त में बी एक स्पर्श रेखा है, क्लियर है, और स्पर्श रेखा ए बी, बी पर स्पर्श रेखा ए बी है, तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए मान ली ए लियो, तो ए से एक स्पर्श रेखा में बी पे खींचो, देखिए स्पर्श बिंदु बी हो गया। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है। अब यहाँ से बोला ए सी डी एक छेदक रेखा है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ छेदक रेखा जो दो बिंदु को पार कर, देखिए छेदक रेखा देख सकते हैं। अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं, देखिए एक बिंदु यहाँ कटा एक यहाँ, तो यहाँ का वैल्यू मान लीजिए सी लिख दिया, यहाँ पे डी, दो बिंदु को काटा इसलिए छेदक रेखा बोलेंगे। और हम लोग को बोल रहा था ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। फ्रेंड्स हम लोग प्रमेय का अगर यूज करेंगे फॉर्मूला, तो ए बी स्क्वायर का अगर वैल्यू इस टाइप्स कैटेगरी में अगर आता है, सबसे पहले क्या करें फर्स्ट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी गुना डायरेक्टली लास्ट वाला लिखते हैं यानी ए डी, ए सी गुना क्या कीजिए ए डी, यानी कि राइट आंसर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ए सी गुना ए डी, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए x + y का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर - y स्क्वायर का गुणनखंड निकालना। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग इसे क्या कीजिए a + b का होल स्क्वायर में तोड़ने का भरपूर प्रयास कीजिए। देखिए क्या होता है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कर दिए प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कर दिए xy। अब यहाँ पे फोकस करते हैं तो एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट चुका है, एक्स स्क्वायर कहिए तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy। आप लोग फोकस किए तो 2x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचे x + y अगर बचेगा। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन अगर देखना चाहते हैं तो क्या बचे 2x × x + y, जो कि अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं, जो कि ऑप्शन 79 था ना, हाँ। तो अगर ऑप्शन अगर आप लोग देखना चाहते हैं क्या लिखा था 2x × x + y, तो इसका राइट आंसर होगा 2x। तो 2x है, तो 2x तो नहीं, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 9x² + px + 16 पूर्ण वर्ग है तो p का मान ज्ञात करें। काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी पूर्ण वर्ग निकालने बोलता तो आप लोगों को पता होगा b² - 4ac का वैल्यू जो होता है वह 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0 के बराबर। सबसे पहले b के पे फोकस करते हैं तो p है, तो p का स्क्वायर करते हैं -4, a का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू 16 है। अगर आप लोग इसके बराबर 0 पुट कीजिएगा तो फ्रेंड्स p² का वैल्यू अगर कीजिएगा और अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं टोटल रहेगा 576 आ जाएगा, क्या है 576 बराबर 0। अब यहाँ पे p² का वैल्यू कितना है 576। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग वैल्यू निकालेगा 576 का, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देखिए प्लस माइनस में जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है 24 आता है, क्या आता है ये 24 आता है। तो इसका राइट आंसर होगा +-24 में। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन दोनों लिखिएगा, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
3 पर पावर 502 माइनस 3 पर पावर 500 प्लस 16 बाय 3 पर पावर 500 प्लस 2। तो इसका फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है आप लोग क्या कीजिए, जो कॉमन आ उसे कॉमन लेंगे। देखिए 3 पर पावर 500 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं। अगर कॉमन लेते हैं क्या बचे, 3 का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 3 पर पावर 500 कॉमन कुछ है तो 1 बचेगा। अब देखिए इसे ब्रैकेट में बंद के 16 को बाहर रहने दिए, क्लियर है। इसी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखिए 3 पर पावर यहाँ पे क्या लिख रहा है 500 मैं रहने दिया हूँ, क्लियर है। अब अगर फोकस करना चाहते हैं यहाँ पे +2 लिख रहा है, क्लियर है। अब इसी के तौर पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करने का प्रयास करते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 गया क्या बचेगा 8 बचेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्लियर है। देखिए 8 बचा था, कैसे मैं बता दी, चलिए मैं देखिए सबसे पहले 3 पर पावर 500 लिया था। अब यहाँ पे माइनस किया कितना 8 आया था, क्लियर है। प्लस कितना था 16 था। और यहाँ पे अगर नीचे का दिखाया तो डिनोमिनेटर में अगर देखिएगा तो 300 पर पावर 500 था, क्लियर है। और इसके प्लस क्या था 2 था। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें से कॉमन देखना पड़ेगा क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम 8 को कॉमन लिए। अगर 8 को कॉमन लेते हैं तो 3 पर पावर क्या बचेगा 500 बच गया, प्लस वहाँ पे 16 था तो 8 का पावर में 16 दो बार में आता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं तो भाग में कितना 300 पर 500 था प्लस 2 था, ये आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, केवल आप लोग का 8 बचा। कितना बचा, केवल 8 बचा। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि 8 हो गया, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। अगर एक कमरा की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3x प्लस 10 तथा b यानी कि चौड़ाई लिख रहा है 2x प्लस 5 है, तो एवं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60x प्लस 180 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल को मैं फार्मूला लिखता हूँ तो क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ये फार्मूला होता है। तो इसी भी यहाँ पे हम लोग मैं फार्मूला पुट करने जा रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा सा मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को फोकस करना पड़े, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया 60x प्लस 180 मीटर स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और फ्रेंड्स एल का वैल्यू अगर आप लोग देखे होंगे तो 3x प्लस 10 दिया था, तो चलिए 3x प्लस 10 कर दिया। 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू कितना था 2x प्लस 5 था, यानी 2 इंटू एल प्लस बी कर दिए। अब आप लोग को एच निकालना था, एच कर दिए बराबर। तो बराबर में इसका क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया था 60x प्लस 180 दिया था, क्लियर है। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए काफ़ी आसानी हो जाए। तो चलिए मैं एक और स्टेप चोरी करता हूँ। देखिए टूर मैंने रहने दिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए उससे अगर आप लोग सॉल्यूशन के तो एच को मैं बाहर कर दिया हूँ और 2x और 3x को अगर सॉल्व किया तो 2x और 3x 5x हो गया, प्लस उधर किया तो 15 आ रहा था, क्लियर है। और इसका एरिया में कितना लिख रहा था 60x प्लस 180 लिख रहा था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग h का अगर वैल्यू निकालेंगे 2h का वैल्यू निकालिए तो 12 आएगा। उसी भी यहाँ पे अगर h का वैल्यू निकालिए तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा 6 मीटर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण एक्स वाई में रैखिक नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बोला कौन सा रैखिक नहीं है। तो चलिए मैं देखता हूँ सभी क्वेश्चन से। सबसे पहले विकल्प नंबर देखता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी चलते, देखिए y प्लस 6 है, देखिए y प्लस 6 है, यहाँ पे x है। वही यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं x प्लस 10 लिख रहा है, फिर यहाँ पे लिख रहा है y। अब आप लोग इसे सॉल्यूशन कीजिए, देखिए क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई प्लस 10y। अगर आप लोग सॉल्यूशन ये कैंसिल हो गया तो ये आप लोग के बीच में नहीं रहेगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की रचना संभव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला कौन से त्रिभुज की रचना संभव है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, तभी आप लोग का संभावना व्यक्त किया जा सकता है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से देखेंगे। पहला ऑप्शन तो 5 प्लस 7 को अगर ऐड करते हैं 12 आता है। क्या 12 8 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो आप लोग ऑप्शन ए सुटेबल है। सेकेंड की बात करते हैं 5 प्लस 9, तो यानी 5 प्लस 4 4 प्लस 5 9 बड़ा होता है किससे 6 से, तो ये भी हो सकता है ये। फिर देखिए 3 प्लस 4 7 आता, 7 भी कितना 5 से बड़ा होता है। तीनों पॉसिबिलिटी है, यानी इसका राइट आंसर आएगा एक से अधिक, यानी उपयुक्त एक से अधिक हो गया, क्लियर है। चलिए दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसके बीच का भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं सकेंद्रीय वृत्त बना दिया हूँ। सकेंद्रीय वृत्त उस वृत्त को कहते हैं जिसका केंद्र क्या होता है एक होता है, यानी जिसका केंद्र एक होता है। अब केंद्र से देखिए ये त्रिज्या हो गया, एक और मैं त्रिज्या खींच दिया हूँ, क्लियर है। मान ली ओ है, ये ए है, ये बी है।
सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला था पाई इंटू बड़ा त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो बड़ा त्रिज्या कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा, माइनस छोटा त्रिज्या कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब क्या कीजिए पाई 36 में से 16 के कितना बचेगा फ्रेंड 20 बचेगा, तो इसका राइट आंसर है पाई 20। ओ सॉरी ओ इसमें डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं दिया, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग बी देखिएगा फोकस कीजिए तो वही मैं लाया था। क्लियर है? देखिए मैं फिर से बता, देखिए ये आप लोग का था, ये मैं क्या बोला बड़ा में से छोटा को माइनस कर दीजिए, तो पाई रहने दूंगा यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 का स्क्वायर, तो होपफुली फिर आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n बराबर 7 प्लस 4√3 है तो अंडर रूट n प्लस 1/√n का वैल्यू ज्ञात करना। काफ़ी इजीएस्ट वे में बना सकते हैं इसे। चलिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। देखिए फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे देखिए ये जो रहता है सेकेंड वाला इसे तोड़ने का प्रयास करिए। तो देखिए अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में रहता है, अगर माइनस में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे रहता है। तो देखिए 2 लिखते हैं फिर ए, तो ए के यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे 4 लाने का रहता है, जिसमें 2 आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ए 2 लिख दिया ए, तो 2 को कितना से गुना करेंगे 4 आएगा, तो 4 लिख दिया। अब बी के यहाँ पे होपफुली आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है ये, तो ये हो गया। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए मैं तरीके से बता रहा हूँ, अगर ए का वैल्यू अगर देखा है तो ये 2 तो हो गया, ए का वैल्यू अगर देखा है तो 2 लिखिएगा, बी का वैल्यू √3 लिखना पड़ेगा आप लोग को। तो देखिए ए के यहाँ पे मैं 2 कर दिया, बी के यहाँ पे √3 कर दिया। अब इससे अगर आप लोग सॉल्यूशन का सॉरी ये आप लोग का इसका वैल्यू आएगा। क्लियर है? अब इसी के बिहाफ से आप लोग को सॉल्यूशन करना है, यानी 86 का अगर आप लोग देखते हैं तो इसी के बिहाफ पे आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले अगर इसे आप लोग तोड़ें तो अंडर रूट, अगर देखिए एन था तो अंडर रूट एन लाने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ सिंपल वे में आप लोग को क्या करना पड़े, देखिए मैं अभी क्या बता 2 प्लस √3 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? और इसी बिहार पे अगर 1/√n लाना चाहते हो तो इसे उल्टा कर दे, यानी 2 प्लस है तो आप लोग क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। अब आप लोग के दोनों को बोला जोड़ने के लिए, अगर आप लोग को जोड़ते हैं देखिए ये अगर जोड़ते तो ये कैंसिल हो गया, यानी 2 क्या बचेगा 4, केवल 4। तो अगर ऑप्शन नंबर आप लोग दिखना चाहते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इजिएस्ट वे में आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं इसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप करता हूँ। क्लियर है? क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से जा रहा है, आप लोग को मैं हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या किए, खिलौना का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या किए इसका अर्धगोला का त्रिज्या निकालिए। तो अर्धगोला का देखिए इसमें आप लोग क्या करिए, अर्धगोला के त्रिज्या निकालना। देखिए अर्धगोला की जो त्रिज्या दिया है वो शंकु के त्रिज्या के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई निकालने का प्रयास करेंगे। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का संपूर्ण जो ऊंचाई है, तो संपूर्ण ऊंचाई कितना 15.5 दिया हुआ है। ठीक है? तो 15.5 में से इसकी ऊंचाई कितना 6 है और उसको त्रिज्या कितना 3.5 है, इससे माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। अब संपूर्ण का अगर निकालना तो आप लोग क्या कीजिए, बेलन का आयतन निकालेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ऑब्वियसली ये देख सकते हैं बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, यानी इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है, तो ये भी आप लोग को यूज करना पड़ेगा। फिर नीचे देखते हैं क्या है अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³। अब इसी फॉर्मूला पे आप लोग को पुट करना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग फॉर्मूला को पुट करते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 88। देखिए निखिल के घन का भाग निखिल के धन का भाग 1/4 भाग, योगेश के धन का भाग 1/6 भाग है। यदि दोनों के पास मिलाकर दोनों के पास मिलाकर 600 रुपये, तो उसकी धनावृत्ति में कितने अंतर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। सबसे पहले मान लीजिए कि इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग मान लीजिए निखिल के पास x राशि है। क्लियर है? तो योगेश के पास कितना टोटल 600 में से x होगा ना, आप लोग कर सकते हैं। और होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं निखिल का भाग कितना 1/4 दिया हुआ बराबर, आप लोग क्या कीजिए 1/6 कीजिए, यानी कि 1/6 दिया। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं तो फ्रेंड्स x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 240। तो इसी भी यहाँ पे अगर योगेश का धन निकालना चाहते हैं, देखिए 240 आ गया। अब आप लोग को योगेश का निकालना है तो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो योगेश का अगर निकालना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना है, 600 में से 240 को माइनस कर दिए, कितना आएगा 360 आ जाएगा। और इसी प्रकार अंतर अगर देखना चाहते हैं तो x का वैल्यू कितना था 240 में से अंतर का कितना 120, जो कि ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है 120, जो कि ऑप्शन में नहीं नन ऑफ दीज आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसे आप लोग क्या कीजिए वैल्यू पुट करके बनाइए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसका, देखिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसमें सिंपल वे में आप लोग याद कीजिए। देखिए इसमें देखिए ना, चलिए लॉन्ग विदेश में सबसे पहले 2 कर दिए, sin² थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या कीजिए √3 लिख दीजिएगा, cos x कर दीजिएगा। क्लियर है?
+1 बराबर 0। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं तो cos x का जो वैल्यू आएगा, देखिए अगर इसे सॉल्व करते हैं तो cos x का वैल्यू आएगा √3 आएगा, या फिर cos x का एक और जो वैल्यू आएगा -√3/2 आएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू आएगा -√3/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, यानी कि फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2πr। तो 2πr का वैल्यू कितना दिया, 4.4 दे रहा। अब किलोमीटर है तो इससे मीटर में बदलने के लिए क्या करें, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, अब देखिए मैं 2 रहने दिया हूँ। क्लियर है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 में ली दिया हूँ। आप लोगों को त्रिज्या निकालना, यानी आर में ली दिया हूँ बराबर। अगर 4.4 को मैं कैंसिलेशन करता तो यहाँ 0 आएगा, यानी कि अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 4 करिए या 0 कीजिएगा। क्लियर है, अब 22 दूनी क्या होता है, 44 होता है, यानी यहाँ पे ये कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आर का वैल्यू अगर निकालिएगा तो कितना आएगा, 700 आएगा। कितना आएगा, 700 मीटर आएगा। क्लियर है, अब आप लोगों को क्या निकालना, उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई है उसका, तो पाई में कर दें। आर का वैल्यू कितना आता है, 700। तो मैं 700 को डबल टाइम्स में लिख रहा हूँ। क्लियर है, अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो राइट देखिए 150, यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा। क्लियर है, ये वर्ग मीटर आएगा। अब इसे हेक्टेयर में बताना चाहते हैं तो देखिए 154 ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 1000 वर्ग मीटर होता है। तो 1000 को मैं डायरेक्टली इसमें लिख सकता हूँ, तो यानी 154 हेक्टेयर आ गया। तो 154 हेक्टेयर अगर ऑप्शन में है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7,800 रुपये है, यानी कि 7,800 रुपये है। वही 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,232 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पता होगा, देखिए 5 वर्षों का चक्रवृद्धि सॉरी मिश्रधन कितना दे रहा है, 1 2, देखिए ये दिया होगा। और उसी बिहार पे आप लोगों को 3 वर्ष का कितना दे रहा है, देखिए 7800 दे रहा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 वर्ष का निकालने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर 2 वर्ष का अगर निकालेगा तो 3432 निकालेगा, 3432 निकालेगा। अब उसी बिहार पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना आया था, 2 वर्ष का 3432 आया था। क्लियर है, ऑलरेडी अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 वर्षों के विथ रेस्पेक्ट में निकाल कितना दिया था, 7800 दिया था। क्लियर है, अब इसको आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर इसे सॉल्यूशन करते तो कितना है, 44% आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है, तो 91 का फ्रेंड्स अगर देखा जाए, सॉरी 44 आ रहा है। अब आप लोगों को 44 के बारे में पता करना पड़ेगा, 44 किसका CI होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स 20 का होता है, क्योंकि देखिए 20 + 20 कीजिएगा, फिर प्लस कीजिए 20 × 20 कीजिए। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए कैंसिल करिए, यानी 20 20 40 हो गए, 40 4 कितना होता है, 44। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, तो इसके बिहाफ से आप लोग काफ़ी ईजीएस्ट वे में काफ़ी ईजी से कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पे है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक ही खंभा भी है और एक मीनार भी एक ही जमीन पे है। और खंभे के शिखर जमीन को 60 डिग्री बनाता है और मीनार का तल अवनमन को 60 डिग्री, तो खंभे को चाहे 24 मीटर। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करना चाहते हैं, देखिए मैं मान लिया कि एक ये क्या आप लोग खंभा है। क्लियर है, ऑलरेडी फ्रेंड देखिए ये खंभा दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी पता चल गया होगा, यानी कि अगर ये 24 है, देखिए अगर ये 24 है तो ऑलरेडी ये भी 24 होगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों को मीनार निकालना, तो चलिए मीनार यानी इससे लंबा होगा, मैं मीनार ले लिया। अब ये सॉरी देखिए मैं मीनार ले, यहाँ से आप लोग कीजिएगा, आप लोग एंगल शो करना। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप शो कीजिएगा तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मैं 60 कर दिया, यहाँ से अवनमन कोण, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से अवनमन कोण बोला 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री ले लिया हूँ। तो यानी कि आप लोग का रिस्पेक्ट में है 30 डिग्री लिया हूँ। क्लियर है, और आप लोगों को क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो काफ़ी ईजीएस्ट वे में सबसे पहले 24 है, 24 तो यहाँ का आप लोग वैल्यू निकालेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान निकालिएगा। तो इसमें क्या कीजिए, देखिए आप लोग यहाँ 24 दे, 24 यहाँ 30 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे 24/x कर देते हैं बराबर। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता क्या होता है, 1/√3 होता है। तो फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो 24/√3, 24 × √3 आएगा, यानी 24√3 आ गया। यानी बेस का वैल्यू आप लोग को पता चल गया 24√3 आ गया। अब देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसी के यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली आप लोगों को पता चल गया, यानी यहाँ का देखिए
यहाँ का वैल्यू 24√3 आ गया। अब देखिए इसमें वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका मान लीजिए मैंने एक्स माने तो 24 प्लस एक्स क्या होता है, 24 प्लस एक्स होता है। और बेस का वैल्यू कितना माने थे अभी आप लोग अगर निकाले होंगे, तो मैं निकाला था 24√3, तो चलिए मैं 24√3 दिया। और 10 30 का वैल्यू क्या, 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 केवल 3 होगा। 24 से कितना जाए 72 बराबर 24 प्लस एक्स की जगह। तो फ्रेंड्स अगर एक्स का वैल्यू निकालिए तो 72 में से अगर आप लोग 24 को माइनस करते हैं तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को कितना आएगा 48 आएगा। कितना आएगा 44। तो ये एक्स का वैल्यू 48 आ गया। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्या बोला, मीनार की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स आप लोग को मीनार की जो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए पूरा निकालना है, यानी 24 ये है और ये 48 है। तो 24 48 कितना होता है 96 होता है। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग वैल्यू निकालें, 24 पर 48 को ऐड कर दिए तो देखिए कितना आ जाएगा 96 आएगा, यानी सॉरी 24 प्लस 48 तो 96 आ गया। तो 4 2 6 हाँ चार, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक आप लोग के बीच में ये हो रहा। देखिए एक का वैल्यू दिया था 72 दिया हुआ था, क्लियर है, और एक का वैल्यू 24 आया, तो इससे आप लोग जोड़ दिए कितना आ रहा 9 6 यानी हाँ सॉरी 96 आ रहा है, क्लियर है। चलिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 12 और 10 8 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं, और एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपये प्राप्त हुआ। तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करें, देखिए ए का हिस्सा करेंगे, फिर बी का हिस्सा करेंगे और सी का हिस्सा। सबसे पहले फोकस कीजिए, तो ए का हिस्सा कितना 8 है, फिर 10 है, एक 12 है। अगर तीनों का आप लोग एलसीएम लिखिए तो 120 आएगा। 8 का पढ़ा में 120 कितना बार में 15 बार में आता है, उसी 10 का पढ़ा में 120 कितना 12 बार में आएगा, अब ये आएगा 10 बार में, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, तो फ्रेंड बी का हिस्सा बोल रहा, तो हम लोग देखना चाहिए बी का हिस्सा कितना 12 लिखा है, तो 12 लिखें और टोटल कितना था, तो टोटल कीजिएगा तो 37 आ जाएगा, क्लियर है। तो टोटल 37 आ गया। अब अगर यहाँ पे चार्ज फोकस करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चार्ज पे अगर फोकस करते हैं तो कुल कितना आ रहा है, थोड़ा सा इसको, तो चार्ज अगर आप लोग फोकस कीजिए करते हैं तो कितना ले 5550 लिख रहा, तो मैं लिख दिया 5550 लिख दिया, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी के बिहाफ पे आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 37 का टेबल में ये जो आता है 550, ये 150 टाइम्स में आ गया, यानी 150 टाइम्स में आता है। अब 150 को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1800 आ जाएगा। कितना आएगा 1800। तो इसका राइट आंसर आप लोग निकालिएगा तो 1800 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन वाला आ गया, जो कि काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। पहली देखिए इसमें हो रहा दो ट्रेनों की चाल क्रम का अनुपात 2:7 है। पहली ट्रेन 5 घंटों में 250 किलोमीटर चलती है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। समय क्या लिख रहा है 5। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते तो 50 आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया। यहाँ तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा। अब इसी के बिहाफ से आप लोग क्या करें, दोनों का अनुपात दिख रहा है 2:7 लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रेशियो क्या लिख रहा है 2:7 लिख रहा है, यानी कि देखिए 2:7 लिख रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2:7 है, इन दोनों को ऐड करें तो 7 2 कितना, तो 9 होता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे निकाले थे तो 5 को इससे गुना किए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिए, एक का चाल निकालिए। तो पहली अगर निकाले तो कितना 250 को आप लोग 5 से भागा दीजिए, कितना आ रहा 50 आ रहा है, क्लियर है फ्रेंड्स। 50 आ गया यहाँ पे, यानी 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, क्लियर है। अब पहली ट्रेन की चाल कितना 2:7। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, 2 का इकाई निकालेंगे, तो 2 का इकाई का वैल्यू कितना दिया 50 दे रहा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स एक की इकाई का वैल्यू कितना 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, अगर आप लोग फोकस करते हैं तो इसमें अगर आप लोग दोनों का बोल रहा, तो 7 2 कितना होता है 9। 9 को हम लोग 25 से गुना करें, कितना आएगा 225 आएगा, 225। तो अगर फ्रेंड 225 है तो आप लोग राइट आंसर कर रहे हैं 225 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए क्या लिख रहा। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर होती है, तो किस राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है, और रुपये 15,000 के लिए उसी ब्याज की दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना करें। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए ब्याज की दर मान लीजिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए 100 लिख दीजिए गुना, आप लोग 1/8 की आप क्या होता है PRT। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा लिख दिया, फिर देखिए R, फिर यहाँ पे आप लोग को x/2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 कीजिए। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन करते हो तो x का वैल्यू आप लोग के बीच में आ जाएगा 5% आएगा, कितना आएगा 5% निकालना है। लेकिन अगर आप लोग फोकस करते हो तो आप लोग SI निकालना, तो ऐसा एक फ्रेंड क्या होता है PRT। सबसे पहले फ्रेंड P का जो वैल्यू आएगा आप लोग को 15,000 दिया था। R का वैल्यू मैं अभी जस्ट लाया था, कितना था 5 था, और ऑलरेडी 8 दिया था वर्ष, बाय 100 कीजिएगा। अगर इस आप लोग सॉल्यूशन करते तो कितना आएगा 6,000 रुपये आएगा, कितना आएगा 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग नहीं देते हैं, ई कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 70 से लेके 90 के बीच बोल रहा हूँ। सबसे पहले 70 से लेके 90 बीच की अभाज्य संख्या में लिखता हूँ। सबसे पहले क्या लिखे 71 लिखिएगा, फिर आप लोग 73 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा 79 लिखिएगा। उसके बाद अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो 83 लिखिएगा, फिर क्या लिखिए 89 लिखिएगा। क्लियर है। अब आप लोग को औसत निकालना, तो औसत निकालने का अर्थ है सभी को ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस और क्या बच गया 89, इसको आप लोग ऐड कीजिए बाय 1 2 3 4 5, यानी 5 से मैं डिवाइड किया हूँ। अगर फ्रेंड इसे सॉल्व करते हैं तो 395/5 आएगा, यानी 395/5 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है 79 आएगा। तो राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए होगा 79। चलिए अब क्वेश्चन आ चुके हैं, ये देखिए क्वेश्चन आ चुका आप लोगों का किस चीज़ का आ गया, आप लोगों का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए पार्टनरशिप का मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या लिखा। देखिए ए बी तथा सी ने किसी कार्य की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40 कितना लिखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 40,000 48,000 रुपये और 80,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, बी ने हर महीना 4,000 मिलाए और जबकि सी ने हर महीना 4,000 निकाले, यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपये है तो सी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग को अनुपात में लिखना पड़ता है। देखिए मैं ए लिख दिया हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ और यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। क्लियर है। सबसे पहले आप लोग को क्या कीजिए, यहाँ 40 था तो मैं 40 लिख दिया हूँ। क्लियर है। अब ये जो किया 6 महीने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग 6 से गुना करेंगे। क्लियर है। अब आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। देखिए 6 लिख दिया हूँ और इसमें अगर आप लोग देखते हैं सेकंड वाला तो इसमें कितना था 48 था, तो 48 को हम लोग 6 से गुना करेंगे और इसमें 80 था तो 80 को हम लोग 6 से गुना करेंगे। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए जो बच रहा है, यानी कि इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो सभी के लिए इसका मैं क्वेश्चन फ्रेंड स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका। सॉरी थोड़ा सा अभी ये इसका कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोग को, सॉल्यूशन कुछ लॉन्ग विदेश जा रहा है इसलिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं, तो देखते हैं क्या लिख रही है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव कहाँ चल गया 98 होगा ना। हाँ चलिए 98 क्वेश्चन देखिए। आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियाँ प्रत्येक 12 कितना लिखा है 1,26,000 के मूल्य में बेचता है। पहला घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किए, देखिए इसमें जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए इसका रेट कितना था 12600 है। ठीक है। अब पहला पे क्या 26% का लाभ हो रहा है। अब इससे क्या करें बेचता था, तो बेचने में हम लोग 100 के ऊपर लिखते हैं, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, और लाभ 126 पे। अब फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये आप लोग ऑलरेडी फ्रेंड 10 यानी कि 1000 आ जाएगा, यानी कि यहाँ सॉल्व कीजिए तो 10,000 आ गया। क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग दूसरी कलाई का करना, तो 12600 कीजिएगा गुना, ये जो भैया 10% की हानि पे, तो हम लोग 100 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी आप लोगों का सॉल्यूशन जो होगा 14000 में आएगा। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे क्रय मूल्य को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग क्रय मूल्य को आगे जोड़ दिए हैं। ये कितना था आप लोग का 4, हाँ प्लस यहाँ पे कितना रहा 14, देखिए 14000 12000 कर दिए। अगर टोटल कीजिए कितना 24000 123 आ गया, यानी कि 24 से पूरा आ गया। अब दोनों देखिए यहाँ पे 24,000 क्लियर है। और दोनों कलाइयों के लिए अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितना 12600 लिख रहा है, इसको ना 2 से गुना करेंगे तो 00 आ गया, 26 दूनी 52 आ गया, यहाँ पे 2 यानी कि 25200 आ गया। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ से हम लोग सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड इसका जो से यानी कि विक्रय मूल्य आया था कितना आया था आप लोग, सॉरी क्रय मूल्य कितना आया था 2400 आया था। यानी अगर आप लोग एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं तो 1200 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, 1200 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि लाभ जो आ रहा है आप लोग का 1200 रुपये आ रहा है। चलिए मैं 1200 लिख दिया हूँ। और टोटल जो लिख रहा है इसने सीपी कितना था 24,000 था ये, तो मैं लिख दिया 24,000 लिख दिया इंटू 100 लिख दिया। अब आप लोग कैंसिलेशन कीजिए, तो अगर इसे करते तो कितना 5% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग 5% लाभ में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते देखते हैं क्या लिख रही है। एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10% क्रय मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। काफ़ी इजिस्ट क्वेश्चन फ्रेंड। सबसे पहले क्या कीजिए प्रति कप चाय की सामग्री निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 9 रुपये प्रति था, ये क्लियर है। और यहाँ पे क्या कर रहा 50% का लाभ हो रहा है, तो फ्रेंड जब भी बेचते हैं तो हम लोग 100 ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे 50% के लिए। क्लियर है। तो इससे अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2 टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटे 3 3 9, यानी कि अगर
प्रति कप चाय की रेट अगर निकाली तो 6 रुपये कप हो गया, क्लियर है। अब 25% की वृद्धि करते हैं तो फ्रेंड 6 का आप लोग 125 बटा क्या लिखिएगा 100 कीजिएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं 5 5 25 यहाँ पे 25 होता है, यहाँ पे कि 3 कीजिए यहाँ पे 2 यानी 15/2 यानी कि 7.5 रुपये। क्या आ गया 7.5 रुपये में, यानी कि अब देखिए प्रति कप चाय का विक्रय मूल्य कितना दिया 10 रुपये दिया। हम लोग क्या करेंगे 10 में से 7.5 को घटाएंगे, कितना आया बचेगा, ऑलरेडी यहाँ पे कितना आया था 7.5 आया था, क्लियर है। अब इंटू 100 करेंगे। अब फ्रेंड इसे सॉल्व कीजिएगा तो 33.1/3 आएगा, जो कि आप लोगों का राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 क्वेश्चन क्या बोल रहा। 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक भाग 13A 13B 13C का महत्तम समापवर्तन 13 है। तो जहां ABC प्रत्येक कम है तो फ्रेंड्स आप लोगों को वैल्यू निकालना। आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल वे में आप लोग बताना चाहता हूँ, जोड़ा निकालिए। तो जोड़ी बनाने के लिए आप लोग क्या किए 13 लिखिएगा, फिर आप लोग को 26 कीजिएगा। उसी भी यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ 13 लिखे फिर 39 लिखिए, क्लियर है। उसी भी यहाँ पे फिर क्या कीजिए 123 लिखिए, फिर आप लोग को 52 करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसे अगर आप लोग निकालेंगे तो टोटल 2 आ जाएगा आंसर, क्या आएगा 2, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए आ चुका है मस्त क्वेश्चन, यानी कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखिए 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स आप लोगों को बोल रहा फिर 6 आदमी या 4 लड़के उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो 5 आदमी या 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। काफ़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 4 आदमी तो 4 ले दिए, आदमी के लिए मैंने कर दिया, और 6 बॉय है तो मैं बॉय के लिए ले दिया, क्लियर है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। उसी भी यहाँ पे आप लोग को लिख रहा है ये 6 आदमी, तो 6 आदमी यानी 6 मैन कर दिया, और 4 लड़का तो 4 लड़का यानी 4 बी कर दिया, क्लियर है। ये 7 दिनों में पूरा करा, यानी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 7 लिख दिया हूँ। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6 चौक कितना होता है, 6 चौक 24 होता है, यानी 24 हो गया, प्लस 6 चक 36 भी हो गया। अब आप लोग बराबर कीजिएगा तो 7 छक कितना होता है 42 कीजिएगा, और उसके बाद 7 चौक कितना होता है 28 भी हो गया। आप लोग क्या कीजिए 42 में से 24 को माइनस कीजिएगा। तो फ्रेंड 42 में से आप लोग को मैन में से माइनस करते हैं तो 12 में से ये गया, यानी कि आप लोग को अगर आप लोग यहाँ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ 6 था, सॉरी यहाँ पे 8 6 दिन नहीं ना, बिल्कुल यहाँ पे 8 दिन दिया हुआ था। तो फ्रेंड इसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिए तो देखिए 42 में से हम लोग 24 को माइनस करें तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, फिर 3 में से 1 गया, तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग के यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 बराबर 36 में से 28 गया तो ऑलरेडी फ्रेंड्स 8 भी आएगा, कितना आएगा 8 भी आएगा, और इसे कैंसिल कीजिए तो 9:2 आ जाएगा, 9:2 आएगा, 9:2। फ्रेंड्स ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो 8 दिन होना चाहिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में मिस्टेक 8 दिन होना चाहिए, और उसी भी आपसे मैं आप लोग भी सॉल्यूशन करो। देखिए यहाँ पे 4m कीजिएगा, प्लस 6 भी कीजिएगा, और यहाँ पे फिर अगर आप लोग 8 करते हैं, क्लियर 8 कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 6m लिख रहा है, प्लस 4 भी लिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना लिख रहा है 7 लिख रहा है, कितना है क्लियर है, क्लियर है 7 लिख रहा है। अब गुना कीजिए, यानी कि कितना आ गया 32m आ गया, प्लस 8 छक 48 भी आ रहा है, कितना 48 भी आ रहा बराबर 7 छक 42m आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना 7 चौक 28 भी आ गया, क्लियर है। अब आप लोग क्या कीजिए 32m में से 42m को माइनस कीजिएगा, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 32m में से 42m को माइनस कीजिए, कितना 10m बचेगा, क्या बचेगा 10m बचेगा। अब देखिए 48 में से 28 को घटाइए तो 20 बचेगा, यानी 20 भी बचेगा। अब रेशियो निकालिए m और b का, तो रेशियो जो m और b का देखिए b रेशियो m का अगर निकालेगा तो सिंपल वे में 1:2 आएगा, 1:2। अब कुल काम निकालना, सबसे पहले 4 कर दिए, आदमी की संख्या 2 है, प्लस 6 लड़का की संख्या कितना 1 है, क्लियर है। अब यहाँ पे कुल एबिलिटी बोल रहा था 8, ठीक है। और आप लोग को निकालना किसके बिहाफ से है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 6 14, तो 14 को आप लोग 8 से गुना कीजिए, यानी कि 14 को 8 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 112 आएगा, कितना आएगा 112। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा 112, तो 112 आ गया। अब आप लोग को कुल समय बोल रहा, देखिए कुल जो दिन है 112 आ गया, क्लियर है। आप लोग बोल रहा था 5 आदमी थे, 5 आदमी का क्षमता कितना था 2 था, और लड़के का क्षमता 1 था। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, यानी 112 कीजिएगा, 5 दूनी 10 4 14 आता है, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में 8 दिन आप लोग का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन है ये, अगर आप लोग फोकस करते हैं तो। चलिए 102 का क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3 तथा बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21900 है तो ए का हिस्सा क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन फ्रेंड। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए ये 33.1/3 है, तो इसको अगर तोड़िएगा तो 1/3 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ए कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है, तो ए का हिस्सा भाग का कितना 1/3 होगा। तो आप लोग क्या कीजिए 219 यहाँ पे 000 है, क्लियर है।
अब इसको क्या कीजिए 1/3 से कर दीजिए। अब अगर आप लोग सॉल्यूशन करें तो 73,000 कर दीजिएगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 73,000। जो ऑप्शन नंबर अगर देखा तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, चलिए मैं बताता हूँ। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है और उसकी आय में 20.1% वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन। सबसे पहले मान लीजिए कि ए क्या है, तो फ्रेंड सबसे पहले ए क्या है कुछ नहीं पता तो आप लोग 100 मानेंगे। क्या मानेंगे 100 मानेंगे। और उसी प्रकार ए का व्यय देखिए 65% खर्च करता है तो ए का व्यय अगर दिखता है तो 65 हो गया। क्लियर है? और बचत कितना होगा 35 हो गई है। अब देखिए अपनी आय में 20.1% वृद्धि करता है तो अगर वृद्धि करेगा तो 120.1 आएगा। क्लियर है? और उसी प्रकार 20% की उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो फ्रेंड्स अगर वृद्धि करें तो यहाँ पे 78 बचेगा। क्लियर है? और आप लोग इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आप लोग 42.1 आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग इसे सॉल्व किया यानी 42.1 में से 35 को माइनस कीजिए, तो फ्रेंड्स अगर 42.1 में से इसे घटाते हैं तो 7.1 बचेगा। 7.1 को आप लोग भागा दीजिए कितना 35 से कीजिए। क्लियर है? अब आप लोग को इससे गुना कितना से करना पड़ेगा 100 से। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 20.3 यानी कि इसका राइट आंसर 20.3 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं तो 104 नंबर क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स 104 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग को बोला ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या हैं जिसमें ए आप लोग का ग्रेटर है यानी कि ए आप लोग का बड़ा है किसके कंपेरिजन है बी से। क्लियर है? और इसका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 209 है, तो यहाँ पे आप लोग को बोला बी स्क्वायर माइनस ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है आप लोग क्या कीजिए, देखिए ए क्रॉस बी है यानी ए गुना बी है, तो ए गुना बी का वैल्यू यानी एलसीएम होता है यानी 209 दिया है। क्लियर है? आप लोग इसी भी आपसे मैं बताना चाहता हूँ इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो 19 गुना 11 कर सकते हैं, होपफुली फ्रेंड कर सकते हैं। आप लोग को बोला बी स्क्वायर माइनस ए, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बी का वैल्यू कर रहे हैं तो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना 121 होता है माइनस यानी कि 19 कीजिए आप, तो इसे सॉल्व कीजिए तो 102 आएगा। क्या आएगा 102। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं आसानी वे में। चलिए आ चुके हैं, देखिए क्वेश्चन किस चीज़ का बोल रही है। 46 संख्याओं का औसत 50.5 है और पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, 28वीं संख्या 67 है और 26वीं और 27वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन फ्रेंड। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है 26वीं 27वीं 28वीं क्वेश्चन को जोड़ने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या था देखिए 46 था, 46 को हम लोग कितने से गुना करेंगे 50.5 से। उसी प्रकार देखिए आप लोग के बीच में देखिए टोटल था तो टोटल कर दिया, अब माइनस करने का प्रयास करें यानी कि अभी 25 का कितना दे रहा था 45 लिख रहा था। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, 18 को किससे गुना करें 56 से गुना करेंगे। अब इसी भी यहाँ पे आप लोग सॉल्व किए तो 2 तो 23 आएगा माइनस से देखिए 11 25 प्लस 1008 आएगा। क्लियर है? अब इसी के भी यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो इससे सॉल्व किए तो 190 आएगा। आप लोग को 26वां 27वां का जोड़ निकालना, तो हम लोग देखिए 190 कर दिए माइनस 67, अब इसे सॉल्व किया तो 123 होगा। क्लियर है? अब आप लोग को अगर सॉल्यूशन इसका औसत निकालना है तो आराम से 50 निकाल सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैं बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहिए। और चलिए मैं साइंस का भी क्वेश्चन का ऑपरेशन करवा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम केपलर के थर्ड नियम यानी केपलर के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं, यानी केपलर के थर्ड नियम पर आप लोग लगा सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है? ऐसे फ्रेंड्स क्या होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस। क्लियर है? अब इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में आप लोग सॉल्व कीजिए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू M2 होगा बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स अगर लेते हैं तो एफ बराबर हम लिखते हैं जी MM बटा M2 बाय आर स्क्वायर लिखिएगा। क्लियर है? उसी के बिहाफ से अगर आप लोग जी का वैल्यू निकालते हैं, देखिए जी का अगर आप लोग वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे आप लोग एफ आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2 आ जाएगा। क्लियर है? और इसका SI यूनिट अगर निकालिएगा तो KG देखिए फोर्स का आप लोग सबसे पहले जानते होगा न्यूटन होता है और दूरी का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर KG स्क्वायर, ये आप लोग का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोग के बीच में आंसर। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा केपलर का थर्ड नियम। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो केपलर ने कुल 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम ये बोलना था, उसका ये कहना था जो सूर्य का जो आकार होता है यानी इलिप्टिकल आकार होता है। सेकंड नियम ये कहना था किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। और थर्ड लॉ आप लोग को ऑलरेडी पता है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कंदन में धागों के जाल को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अस्कंदन में धागों के जाल को लोग फाइब्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रिन बोलते हैं। क्लियर है? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फाइब्रिनोसिस के कारण थक्के धुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज गुद्दे गुद्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का देखिए, सबसे पहले याद रखिए, गुद्दे की पथरी के निर्माण में विकल्प में एक से अधिक शामिल है, यानी कि सभी लोग शामिल है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, गुद्दे की पथरी में ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्जेट होता है, ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्जेट शामिल होते हैं, फिर कैल्शियम फॉस्फेट्स भी शामिल होते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ यह कैल्शियम मैग्नेट के बने होते हैं, और गुद्दे की पथरी का आप लोग यानी कि राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ग्लूको, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोकार्टोटेस में होता है। ठीक है? यानी कि ग्लूकोकार्डेमाइटिस स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन वसा में घुलनशील हार्मोन होता है, यानी ये जो हार्मोन्स होता है ये वसा में हार्मोन घुलनशील होता है, यानी कि फैट्स में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कोशिका झिल्ली में गुजरने में सक्षम होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन के उदाहरण होते हैं टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। यानी कि जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स जो हार्मोन होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन होता है या फिर टेस्टोस्टेरोन होता है या फिर प्रोजेस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन के उदाहरण है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, पेप्टाइड हार्मोन, देखिए आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? और इंसुलिन जो होते हैं अग्नाशय द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। और ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ग्लूकागोन जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है, जो कि अल्फा बीट से निकलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? देखिए नाभिक की संरचना के बारे में गलत कथन है कि न्यूक्लियस में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये गलत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग ऑलरेडी पता होगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए सेल है। क्लियर है? तो इस सेल के जो न्यूक्लियस होता है, देखिए मैं कलर को चेंज करता हूँ, ये जो सेल है, तो सेल का जो न्यूक्लियस, अंजलि देखिए ये जो सेल है, तो सेल का न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है, और इसी के अंदर आप लोगों का क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है। ठीक है? और बाहर में आप लोगों का न्यूक्लियर पोल होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान रखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था 1831 में। और केंद्रक के कुल 4 भाग निर्मित होते हैं, जो कि केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होता है, क्रोमेटिन धागा होता है। और देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली पार्ट्स होता है, देखिए ये आप लोगों को बॉडी का बॉडी है जिसमें सेल होता है, सेल के सबसे बीचों बीच होता है न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस में देखिए धागे नुमा का आकार का होता है, जो कि आप लोग को क्रोमोसोम कहलाता है। अब ये देखिए इसमें जो ये जो होता है आप लोग को डीएनए कहलाता है। डीएनए का जो सबसे ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं हमारे आज का क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। देखिए गैलेडियम और ग्रेसेलिया का प्रयोग किसके निर्माण में किया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गैलेडियम और ग्रेसेलिया का उपयोग अगर के निर्माण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले सुनिएगा, थैलोफाइटा में शैवाल, जीवाणु एवं कवक का अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जाने देंगे थैलोफाइटा, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में किसका अध्ययन किया था? देखिए मैं लिख देता हूँ, थैलोफाइटा फ्रेंड्स शैवाल, जीवाणु और कवक का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, इनमें कौन सा उम्र में से संबंधित विकार है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर होगा आप लोग का डी होगा, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस रोग में रोगी की हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ऑस्टियोपोरोसिस की मुख्य वजह होता है। ठीक है? और ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए बीएमडी, देखिए क्वेश्चन आता है बीएमडी, तो बीएमडी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, यह एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जो पौधे को अस्थिर करता है, ये गलत है। तो मिट्टी का जो कार्य होता है यह पानी का धारण करता है, यह जड़ों को हवा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश नाइट्रोजन पौधों में कैसे प्रभावित होती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए अधिकांश नाइट्रोजन पौधों में अकार्बनिक आयनों के रूप में प्रभावित होती है, यानी कि अकार्बनिक। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अकार्बनिक आयनों के रूप में प्रभावित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाली असहजीवी जीवाणु एंजेलोबैक्टर एवं क्लासिडियम जीवाणु होता है। नाइट्रीकरण जीवाणु अमोनिया में नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट NO3 बनाता है। राइजोबियम
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। कौन हृदय की मांसपेशियों की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो पहले क्या लिखा, वह लगातार काम करते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड वो लगातार काम करते रहते हैं। वे शाखा युक्त होते हैं, ऑलरेडी फ्रेंड वो शाखा युक्त होते हैं। वे धारीदार नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हृदय जो होते हैं वो धारादार होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में योगदान दिया था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेल्विन कैल्विन। देखिए मेल्विन कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में प्रभाव दिया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेल्विन केल्विन को कार्बन के मार्ग यानी पथ ऑफ कार्बन की खोज के लिए 1691 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी 1661 में नोबेल पुरस्कार में मिला था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। छोटी आंत के तीन भागों के आकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो छोटी आंत के तीन भागों के आकार में गलत जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डेड्यूनम जे आकार की। ये गलत है आप लोगों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग बॉडी देखे होंगे तो छोटी आंत अगर आप लोगों को पता होगा, देखिए सबसे पहले देखिए छोटी आंत में तीन पार्ट्स होता है। देखिए अगर आप लोग देखे होंगे बॉडी, तो ये सबसे पहले देखिए यहाँ से घुमा हुआ रहता है ये, ठीक है। ये आप लोग का मासे होता है, ठीक है। अब इसके जो सबसे पहली जो पार्ट होता है यहाँ पे होता है डेडूनम, फिर बीचों बीच होता है जेजुनम होता है, लास्ट में इलियम होता है। क्लियर है। चलिए देखिए दिए गए चित्र में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत अंकित है? तो आप सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा, डेडूनम का जो आकार होता है सी आकृति का होता है। किस आकृति होता है? सी आकृति का होता है। बोला निम्न में कौन सा गलत अंकित है? सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए इसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हेपेटिक पॉटस सीरा एवं वसायुक्त ग्रंथि। चलिए मैं आप लोगों को भी ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता चल जाए। सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं, देखिए ये आप लोग को दिया गया जो चित्र है ये आप लोग का किडनी का, ये क्लियर है। अब देखिए इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो किडनी है इसके ऊपर में ये जो ग्लैंड्स होता है, यहाँ पे जो होता है एड्रिनल ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। और यहाँ पे रेनल आर्टरी होता है, ठीक है। ये किडनी होगा, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है रेनल वेन होता है। क्लियर, जो कि गलत था। बाकी यूरेटा यूरेथ्रा ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, शैवाल की कार्बोहाइड्रेट सामग्री में कौन सा ईंधन उत्पन्न किया जा सकता है? तो मैं आप लोगों को हमेशा बताना चाहता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो शैवाल का कार्बोहाइड्रेट भाग किण्वित होता है जिसके कारण ब्यूटेनॉल का उत्पादन होता है, यानी ब्यूटेनॉल, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग ए को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड इस प्रक्रिया को बायो एथेनॉल का भी उत्पादन किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, वसा का गलनांक होता है और तेल का गलनांक होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, वसा का गलनांक अधिक होता है। देखिए वसा का जो गलनांक होता है वह अधिक होता है। मैं लिख देता हूँ, देखिए वसा का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। वही बात करते हैं तेल का, तो फ्रेंड तेल का गलनांक जो होता है वह कम होता है। ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, स्वस्थ वसा में मोनो अनसैचुरेटेड वसा के साथ साथ पॉलो अनसैचुरेटेड वसा की उच्च मात्रा और संतृप्त वसा की कम मात्रा होती है। क्लियर है। और साधारण ताप पर जो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वसा कहलाता है, और जो ग्लिसराइड जो ठोस और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वह द्रव के तेल कहलाते हैं। और तेल एवं वसा में असंतृप्तता का पता लगाने के लिए दृश्य परीक्षण का किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान करें। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, इसमें जो प्रयोग जो होता है वह वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग होता है, जो कि फ्रेंड क्लास 12 का कंसेप्ट है, यानी V2O5 का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग इक्वेशन पढ़ा, सबसे पहले देखिए गर्म में क्या देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला यानी NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है जो कि बेकिंग सोडा होता है। ऐसे में गर्म कर रहा हूँ, सबसे पहले गर्म करने पे क्या देता है कि हमारी देता है Na2CO3 देता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट देता है। क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स ये H2O देता है, यानी कि जल देता है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए ये CO2 को प्रदान करता है। क्लियर है। और इसका जो प्रयोग करते हैं केक बनाने में किया था, आटा गूंथने वाले किण्वित करने के लिए किया था, बालों को धोने के लिए किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो बोला किसका प्रयोग नहीं किया था, नहीं देता। देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट, इसमें से किसी का ये उपयोग नहीं देता, यानी किसी का रूप नहीं देता। राइट ऑप्शन एक से अधिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, निम्नलिखित में कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता होगा, कॉस्टिक सोडा जिसे हम लोग बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की जो विधि होता है उसे बोलते हैं कास्टिकरण, जिसकी वजह से हम इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, यानी कि कास्टिकरण होगा। क्लियर है। और इसे बोलते हैं हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गैस के दबाव और तापमान के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब गैस के दबाव और तापमान के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है तो इसे आइसोकोरिक के रूप में जाना जाता है, यानी आइसोकोरिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, आइसोकोरिक के रूप में ऑप्शन
जाना जाता है। और फ्रेंड इसमें आयतन जो होता है वह स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ऑक्टेन विन्यास प्राप्त करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझा करना या स्थानांतरण करना किस नियम का पालन करता है? होपफुली फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑक्टेट नियम होगा। क्या होगा ये? ऑक्टेट नियम होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। बांड क्रम और बांड की लंबाई के किस प्रकार का संबंध होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा बांड क्रम और बांड की लंबाई के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक नियम होता है, यानी अनुपातिक नियम होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 104वें तत्व के रूप में जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा आप लोग भी डिस्कस करते रहता हूँ। देखिए 104वें तत्व के रूप में जो जाना जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रदरफोर्डियम। क्या बोलते हैं? रदरफोर्डियम बोलते हैं। और उसी को सोवियत में बोला गया कुर्चाटोमियम बोलते हैं। और यूपीए का नाम जो होता है देखिए क्वाडियम हो, यानी कि राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी तीनों नाम हो जाएगा इसका। क्लियर है? ये तीनों आप लोग नाम याद रखिएगा। क्लियर है? और नेपच्यूनियम जो होता है वो 93वां तत्व होता है। देखिए प्रदूषण के आसानी से जाने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रदूषण के आसानी से पहचाने जाने वाले स्रोतों या स्थानों को बिंदु स्रोत कहा जाता है। क्या बोला था? बिंदु स्रोत कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदु स्रोत कहता है। ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। परमाणुओं का आकार लगभग कितना होता है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा परमाणु का जो आकार होता है 0.1 नैनोमीटर होता है, यानी 0.1 नैनोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो परमाणु का जो आकार होता है लगभग 0.1 नैनोमीटर होता है। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे छोटा परमाणु हीलियम आकार में 0.1 नैनोमीटर होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या आ चुका है। तो बिल्कुल फ्रेंड देख सकते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन स्वतः स्फूर्त चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लौह चुंबकीय सामग्री स्वतः स्फूर्त चुंबक प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं लौह चुंबकीय लिख रहा है। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ लौह चुंबकीय पदार्थ वे हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय होता है। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कोबाल्ट निकेल और लोहा लिख सकते हैं, कोबाल्ट निकेल और एफी लिख सकते हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। यदि लेंस को पानी में रखा जाए तो पानी के संबंध में लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? तो फुली फ्रेंड्स पता होगा इसका जो अपवर्तनांक होगा, देखिए म्यू इक्वल टू होगा ए बाय बी हो जाएगा, ए बाय बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है? तो आप लोगों को मैं हमेशा बताते रहता हूँ प्रकाश जो होता है देखिए उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित अवस्था से निचली अवस्था में संचरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक गोला चार असमान भागों में फट जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित है? ऑलरेडी फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है। तो जब भी बराबर भागों में बढ़ता है उसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथी और एक चींटी को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना है तो ऐसा करने में क्या आवश्यक वेग होगा? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है एक हाथी और एक चींटी को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना है तो ऐसे करने के लिए आवश्यक वेग दोनों के समान वेग के प्रक्षेपित करने की आवश्यकता है। और तो यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसके लिए पृथ्वी का ऑलरेडी आप लोगों को पता हो पृथ्वी का प्लान वेग क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गति धीमी हो रही है और परिणाम स्वरूप चंद्रमा उसके करीब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रणामी का कोणीय संवेग संरक्षित नहीं है, बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर देखा तो दोनों गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन एक प्रभावी शीतलक है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पानी एक प्रभावी शीतलक होता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। किसी पिंड का तापमान 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा किसी पिंड का तापमान 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग तापीय ऊष्मा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जीव दोहरा परिसंचरण दिखाता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ बच्ची स्तनधारी मगरमच्छ जीव जो होता है वह दोहरा परिसंचरण दिखाते रहता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? और सरीसृप में जो हृदय कोष्ठक होता है 3 होते हैं और सरीसृप एक असमतापी जीव भी होते हैं। चलिए हमारे पास 5 क्वेश्चन और है, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित कौन हृदय मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है? ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं मानव हृदय परिसंचरण तंत्र में हृदय भी शामिल होता है, रक्त वाहिका भी शामिल होता है, रक्त भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इनमें कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सेरेब्रम, पोन्स और थैलेमस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो अग्र मस्तिष्क का भाग पोन्स नहीं होता, क्योंकि पोन्स जो होता है वह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। क्लियर है? चलिए
भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स पता होगा, भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि कुल 6 राज्यों में है। तो पहला होता है काकरापारा, जो कि गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, कुडमकुलम तमिलनाडु में, और रावलभाटा राजस्थान में। क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है। विश्व में किसी भी अन्य प्रकार के फसल की तुलना में कौन सी फसल अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो काफी फेमस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर अनाज होगा। क्या होगा ये? अनाज होगा। किसी विश्व में किसी भी अन्य प्रकार की तुलना में फसल में अनाज सबसे अधिक प्रदान होती है। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स का जो मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा और पदार्थों का निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा होता है। देखिए, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खाद्य वेब केवल एक ही रास्ते पे चलता है। ये गलत है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उत्पादकों शाकाहारी और मांसाहारियों की संख्या को उसके क्रमिक पोषण स्तर को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, खाद्य जाल भी होगा, खाद्य श्रृंखला भी होगा, बायोमास पिरामिड होगा, यानी राइट आंसर एक से अधिक होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज के बीच क्वेश्चन। चलिए, मैं बताने का भरपूर प्रयास किया हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो आप लोग के बीच में और डिस्कस करूँगा। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।